बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा का सहफ़रीकी इजलास हुआ। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इसके अलावा उसमें कोरोना के बाद जो दरपेश इलाकाई चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी बात की और उसमें बाहमी जो ताउन है उसको बढ़ाने पर भी गौर फिक्र किया गया। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की को पामाल किया जा रहा है उसके ऊपर भी तशवीश का इजहार हुआ। वस्ती एशिया के ममालिक से पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उसकी अहमियत भी आज हम बात करेंगे। टर्की और आज़रबाईजान के जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ एक ख़ास एफिलेशन है, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत एक दूसरे की। आज़रबाईजान की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो नस्लन वो टर्किश है और ये भी एक वजह बनती है पाकिस्तान की आवाम से उनकी एफिलेशन की, मोहब्बत की। इवन कि एक छोटी सी एग्जांपल है आज़रबाईजान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कि जब आज़रबाईजान क़याम अमल में आया तो जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वही स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर रखा गया, उसी को चूज़ किया गया। और हाल ही में हमने देखा कि आर्मीनिया के इशू पर भी पाकिस्तान ने जो है वो आज़रबाईजान का साथ दिया। इससे एफिलेशन, मोहब्बत और रिलेशंस जो है वो और भी बढ़े। अपने पैनल का मैं तारुफ करवाना चाहूँगी ताकि इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकें। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, आप साबिक सफ़ीर भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खालिद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं आगा क़रार हारून साहब, आप भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जावेद साहब, स्टार्ट आपसे करना चाहेंगे। सर, कुछ हिस्ट्री हमारे साथ शेयर कीजिएगा पाकिस्तान की, टर्की और आज़रबाईजान के साथ। देखें, ये सारा इलाका जो आज़रबाईजान तक का, टर्की का, ये सारा और उधर मोरक्को से लेके ये जो है ये सारा इलाका उमवी दौर में सल्तनत इस्लामिया में शामिल हो चुका था। सही, बिल्कुल सही। लेकिन आज की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और ये अब लगता है ना कि सोवियत यूनियन के बाद आज बना है, ये है। ये सारा इलाका मोरक्को से लेके अलोंग मेडिटेरेनियन सी सारा इलाका, ये आज़रबाईजान तक का इलाका ये शामिल हो चुका था सल्तनत उस्मानिया में। ठीक है। सल्तनत, मुसलमानों की सल्तनत। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपको पता है उस्मानिया सल्तनत आई, आजकल तो ड्रामे भी चल रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा, फिर इसमें जब रशिया ने टेक ओवर कर लिया तो फिर इनका ज़ाहिर रंग बदल गया और इन बेचारों को उनसे जब निजात, ये 1917-18 की बात है, दूसरी जंग अजीम के बाद ये फिर जो है रूस का जब ऊपर हुआ तो फिर ये जो है इनकी जब रूस से निजात मिली इनको, ये जो है जब टूटा है रूस, उसके बाद फिर ये दोबारा ये इन्होंने ये असल में ये कॉमनवेल्थ ऑफ, जब रूस के साथ थे तो ये कॉमनवेल्थ स्टेट्स थी रशिया की भी। एक तो कॉमनवेल्थ गोरों का है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और कॉमनवेल्थ ऑफ जो उनकी स्टेट्स थी, फारूकी साहब को नाम याद होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो उसमें भी 12 छोटे छोटे मुल्क थे, यानी जो के सेंट्रल एशिया की मुसलमान रियासतें थी उनको मिला के ये कॉमनवेल्थ ऑफ ये रशियन स्टेट्स जो हैं उनको एक अलहदा दिया था। ठीक है। तो उसमें ये थे, इनके साथ जो है टर्की है, ईरान को भी टच करता है, जॉर्जिया है, जी बिल्कुल, ये जो है, और आर्मीनिया है। तो इनमें से मिक्स बैग था ये। ठीक है। तो ये इन्होंने फिर इंडिपेंडेंस के बाद माशाल्लाह, यानी इनको पाकिस्तान गालबन सबसे पहले नहीं तो अव्वलीन लोगों में से है रिकग्नाइज करने वालों में। और 2017 से भी यानी हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होने शुरू हो गए थे। तो आर्मीनिया जो है वो अभी आपने नकोर्नो काराबाख का भी बड़ा किस्सा चला, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी एक सिचुएशन हमसे मिलती जुलती है। सही कह रहे हैं। तो ये एक इनके दिल या तुर्की वालों के दिल हमारे साथ क्यों धड़कते हैं, मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं टर्की गया पहले, तो जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उन्होंने मेरे हाथ चूमे। सही। कारदेश। और फिर जो बड़ी वजह थी, आपको शायद मालूम ना हो कि उन्होंने फिर, मैं बैठा हुआ था उनके एल्डर्स में, तो उन्होंने कहा कि जावेद, बिकॉज वी लव यू, बिकॉज जब खिलाफत मूवमेंट चली थी तो जो सारा सोना इंडिया से मुसलमानों ने भेजा था हमें, हमने उससे अपना फर्स्ट बैंक बनाया था। सही है, बिल्कुल सही। तो वो जो है, अब आप देखिए कि अभी तक उसकी जो है, अभी तक उसको वैल्यू करते हैं। और ये
इसमें अभी उसके बाद जाहिर है कि आपको पता रशिया और अमेरिका में वो कोल्ड वॉर भी रही है। तो अमेरिका ने जो अपना जो जर्मनी में इतनी फोर्स बैठी है वो जर्मनी के साथ तो दुश्मनी नहीं है अमेरिका की, वो अमेरिका इस्तेमाल करता है कि जो बॉर्डर के ऊपर जैसे नेटो है जी। और नेटो के बाद जो अभी यूरोपियन साइड थी रशिया की, उसमें जितनी ये मुसलमान रियासतें हैं जी उनको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इनके ऊपर भी असर है। बिल्कुल सही। अभी उनको उन्होंने जहाज वहाज भी एक आध दिया है, हालांकि ये छोटा सा है, बाकू है उनका एरिया, लेकिन मतलब है कि उनको ज्यादा थ्रेट जो है समुद्र लिंक ही नहीं है। समुद्र से तो वो तब लिंक करेंगे जब तक, यानी तुर्की की इम्पोर्टेंस जो वहां पे है वो ये है कि वो जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे समुद्र पे कोई नहीं जा सकता। ये सारे लैंड लॉक्ड हैं। सही। तो ये इन्होंने फिर वो गैस पाइपलाइन भी बिछा रखी है, जो बाकू से, इधर से गैस बहुत है, ऑयल बहुत है, तो वो सारी का सारा कंट्रोल जो है वो टर्की के पास है। सही। इसलिए वो टर्की जो है, बीच में आपने देखा अभी रशिया भी कूदा, उन्होंने भी एक सीज फायर करवाई। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं वो ये मुसलमान जो हैं वो आपस में और उनके बहुत राब्ते थे, और अब भी वो एक ही टर्किक ओरिजिन के लोग हैं। तो ये पाकिस्तान में भी आप टर्किक ओरिजिन की लोग हैं। सही। तो वो इस तरह हमारा एक रिश्ता बन जाता है। और जहाँ तक बात है कि टर्की पाकिस्तान, वो तो एक अपनी जगह, लेकिन जो आप रीजनल है, पाकिस्तान को अपने रीजन में हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखना होगा कि क्या हम अपने रीजन को, जो हम आइसोलेट हुए हैं, जी बिल्कुल, उससे हमें निकलना है, कैसे निकलना है। ठीक है। क्योंकि हम 7 समुंदर पार तो जब से हैं, बाप दादा से उन्हीं के नीचे हैं। सही है। लेकिन अभी हम नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं, दाएं बाएं हर तरफ, बिल्कुल, जब तक हम उनके साथ पीस और अमन से नहीं बना के रखेंगे तो सारी उम्र और अगली 3 नस्लें जंग लड़ती रहेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कोविड-19 में जो इम्पैक्ट पड़ा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है मुल्कों पे, और उसके जो असरात हैं वो भी जो है वो सब शेयर करने, बड़े अच्छा एजेंडा है, बहुत अच्छा एजेंडा है ये मीटिंग का। और मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से भी बड़ा बैलेंस्ड है कि ये ना सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इसमें दिफाही मामलात, बिल्कुल सही, हम सबके मामलात जो है मुस्लिम दुनिया के, वो या कश्मीर का आपने बहुत अच्छा नाम लिया। बिल्कुल सर, कश्मीर पे हम, इस पे भी हम डिटेल में जरा हम बात करेंगे। खालिद साहब कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम से पहले हम बड़ी इसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे, सर ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। बहुत अच्छे तरीके से जावेद साहब उसकी बड़ी वजाहत कर दी, उसका तारीखी पस मंजर भी बयान कर दिया और जितनी उसकी अहमियत है वो भी, और तुर्की के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं अज़रबैजान के, वो भी, हालांकि को थोड़ा सा जैसे हम मजहबी तौर पे आज कल दुनिया तकसीम है, फिकी एतबार से तकसीम है, तो वो करीब बनते हैं ईरान से, लेकिन इसकी बजाय वो उनका ज्यादा ताल्लुक जो है वो टर्की के साथ है। बिल्कुल सही। अच्छा, और यहाँ पे जो पावर बैलेंस करती थी और जो वहाँ पे ज्यादा ताकत रखती है वो रशिया है। और 91 में जैसे ही इन स्टेट्स को जो आज़ादी मिली, तो उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की ने, फिर पाकिस्तान ने और जैसे मुल्कों ने जिस तरह इन मुल्कों को तस्लीम किया और उनकी आज़ाद हैसियत को, और फिर बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, आप तुर्कमानिस्तान की बात कर लें, ताजिकिस्तान की बात कर लें, उज़्बेकिस्तान की बात कर लें। उज़्बेकिस्तान की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि ये पूरा के पूरा रीजन देखे ना, आपके तमाम जो सरचश्मे हैं एक तरह के, वो वहां से फूटते हैं। आपको यूं महसूस होता है कि जब कोई इन मुल्कों में जाता है तो उसको वहां की सकाफत, अपनी सकाफत महसूस होती है। अभी जैसे निकोर्नो काराबाग का हम बहुत जिक्र करते हैं, काराबाग बेसिकली काला बाग है। जी बिल्कुल। अगर यहाँ देखें, यहाँ भी एक इलाका जिसपे हम कालाबाग डैम भी जहाँ बनाना चाहते हैं, तो ये काराबाग, कारा जो है ये बेसिकली काला लफ्ज है, जिसका यहाँ पे इसका तर्जुमा। तो हमारे बेशुमार लफ्ज ऐसे हैं जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो हमें यूं महसूस होता है जैसे ये हमारे अपने हैं। तो बेसिकली ये वहां से ट्रैवल करके आए। टर्किश लैंग्वेज वैसे भी हमारी उर्दू लैंग्वेज में बेसिकली बनती ही उर्दू लफ्ज है ही टर्किश का। बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये हमारी तहजीब भी, हमारी सकाफत भी, हमारा मजहब भी, उसमें इतनी हम आहंगी है। सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि
हम जिन वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं मुश्तरका तौर पर, जी बिल्कुल, हम जहां अपने तहजीबी, तमद्दनी और मजहबी रिश्ते मजबूत कर सकते हैं और उनकी बुनियाद पर हम अपनी अपनी अक़वाम को, अपने अपने रीजन्स को तरक्की दे सकते हैं, बिल्कुल सही, उस पे हमें काम करने की जरूरत है। माजी में मेरा ख्याल है कि इस तरफ तवज्जो दी गई होगी, लेकिन कम तवज्जो दी गई। अब एक वक्त ऐसा है कि जिसमें सेंट्रल एशिया में आपको, क्योंकि यहाँ पे इमर्ज करती हुई एक नई पार जो है ना, वो टर्की की शक्ल में सामने आ रही नो है। डाउट, बिल्कुल सही। तो टर्की का जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में और जिन ममालिक के साथ है, मिसाल के तौर पे उसके उज़्बेकिस्तान के साथ बहुत ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अभी जो उनकी आर्मीनिया के साथ लड़ाई हुई उसमें हमारे सामने आए। तो जितनी उन्होंने सपोर्ट की और खुली सपोर्ट की, टर्किश कौम की एक खूबसूरती ये है कि वो मुसलमानों के जो काज हैं उनके लिए खुली बात करते हैं, डरते नहीं है। जैसे उन्होंने वहां पे नगोर्नो काराबाख में पूरी सपोर्ट की, जैसे कश्मीर के इशू पे तुर्की की हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से इन ममालिक को फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में जो एक्सेस है और सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान तक जो एक्सेस है, पाकिस्तान एक तरह का गेटवे बन जाता है मोहल्ले वकूफ के हिसाब से। देखिए ना, हम बड़ा अरसा कहते रहे कि गर्म पानियों तक एक बात है, तो गर्म पानी तो जाहिर है कि हम इसी रीजन को शामिल करके सोवियत यूनियन की बात करते हैं। तो आज पाकिस्तान इन सारे मुल्कों के लिए जो लैंडलॉक है, उनके लिए जिनके अपने जमीनी रास्ते हैं, उनके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया को बाहर उनके लिए निकलने का एक रास्ता बनता है। हमारे जो समुद्री रास्ते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं यहाँ से फिर वहां पे जाके तो हमारे इन्वेस्टर जा सकते हैं, उनके इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें तुर्की इस वक्त जो है, क्योंकि फिनेंशियली अगरचे देखें पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पे है, हम मिलिट्री के एतबार से बड़े मजबूत एक मुल्क है, छठी बहरी एक दुनिया की कुव्वत है फौजी एतबार से, लेकिन तुर्की ने साथ ही साथ अपनी मईशत को बहुत बेहतर किया है, नो डाउट। तो वो मुआशी एतबार से और फौजी एतबार से, और फिर सेंट्रल एशिया में हमारे अगर मुफादात यकसां हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा जो खतरा है सेंट्रल एशिया में वो है इंडिया के इन्वेड करने का। इन्वेड से मतलब क्या कि वो पेनिट्रेट जिस तरह से करना चाहते हैं, वहां पे वो दहशतगर्दी के नाम पे और वहां अपने मुआशी ताल्लुकात के नाम पे, लेकिन सारे का सारा जो उनका मामला सारा इंडिया का बनता है वो फिर जाके एंटी पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें इस वक्त अपनी सफारतकारी को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो उसकी हिस्टोरिकल एक शक्ल थी वो जावेद साहब ने आपको बड़ी वाजे कर दी और बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी। इसमें बाकी जो अब सारे मुस्तकबिल के काम करने वाले हैं, देखिए दुनिया में तमाम ताल्लुकात जितने बनते हैं मुल्कों के साथ और जितने बन रहे हैं वो मुआशी एतबार से बन बिल्कुल। सर आपने सिफारतकारी की बात की, इसी बात को लेकर हम आगा इकरार साहब की जानिब जाते हैं। आगा साहब, किस तरह से जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं, जिस तरह से अभी सर फरमा रहे थे खालिद साहब, उन्होंने कहा कि सिफारती जो हमारे ताल्लुकात है इसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। सर किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है, कि समरात क्या होंगे फिर इसके? अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहली बात यह है कि मैं जो हमारे स्टूडियोज़ में दोस्त बैठे हैं उनको सलाम कहता हूँ। थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। मैं अब आपकी गुफ्तगू सबकी बड़े गौर से सुन रहा था, एक दो चीज़ें हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें ऐड इन कर दूँ। पहली बात यह है कि जो आज़रबाईजान या तुर्की है ये सेंट्रल एशिया नहीं है, ये काकाकस का एरिया बनता है जिसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, और आज़रबाईजानी तो कभी भी ये पसंद नहीं करते हैं कि आप उन्हें सेंट्रल एशिया कहें। ये बेसिकली एशिया माइनर होता था और उसको अब हम काकाकस कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूरोप का गेटवे है। तो बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग जो ये आज़रबाईजान है वो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी है। तो इसको मद्देनज़र रख के हम बात आगे करते हैं कि बेसिकली आज़रबाईजान या तुर्की जो है वो पाकिस्तान को एक गेटवे देते हैं टेक्निकली स्पीकिंग यूरोप में। खुशकिस्मती की बात है कि ये जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है जिसके लिए हमने बातचीत करना है, इसका जो पहला सेशन था वो बाकू में हुआ था 2017 में। मेरा ख्याल है अगर मुझे भूलता नहीं तो 30 नवंबर 2017 को, और उस वक्त मैं बाकू में था और मैंने वहाँ से वो कवर किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो सेकंड जो सेशन है वो आज मैंने यहाँ इस्लामाबाद पे कवर किया है। तो इसमें जहाँ तक आपने रिलेशंस की बात की, बहुत देर से आप ये बात सुनते आ रहे होंगे कि यूरेशिया का एक ब्लॉक बन रहा है, यूरेशिया का एक ब्लॉक बन रहा है। बहुत सारे आपने आर्टिकल्स भी अखबारों में पढ़े होंगे थे कि देखिए जी चाइना, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, ईरान इकट्ठे हो रहे हैं और ये ब्लॉक बन जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए हम बड़े जज्बाती लोग हैं, हम बहुत जल्दी में ब्लॉक्स बना लेते हैं और ब्लॉक तोड़ देते हैं। ब्लॉक्स ऐसे नहीं बनते हैं, इसमें टाइम लगता है।
आप इस वक्त इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हैं, ठीक है। यूरोशिया का एक इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है और उसमें जो आज जो मीटिंग है और ये जो इसका जो पहला सेशन हुआ था जो मैंने बाकू में कवर किया था, उसके देखें ये नगोर्नो कराबाख का इशू आज का नहीं है, ये 91 से चल रहा है। यही सारे इशू थे। आज की जो अगर आप डिक्लेरेशन पढ़ें उसमें कश्मीर की बात भी हुई है, उसमें इस्लामोफोबिया की बात भी हुई है, उसमें मुसलमानों पे जहां जहां जुल्म हो रहा है उसकी बात भी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसकी तरफ आता हूं, वो ये बात हुई है कि हम तीनों ममालिक को ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसके अलावा जो साइंटिफिक रिसर्च, उसमें इकट्ठा काम करना है। देखिए बात यह है कि हमारी एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जरूर मौजूद है, लेकिन उसको हम रियलाइज नहीं कर सके हैं अभी तक जिस तरह हमें करना चाहिए। मेरा तो यदि के खालिद फारूक साहब बैठे हुए, पता है कि मेरा तो सारा काम ही ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में है हमारे, तो मैं रेगुलर वहां पे जाता हूं। वहां पे आपको इस तरह महसूस, जब आप बाकू में उतरते हैं और अगर आप किसी को ये कहे कि आप पाकिस्तानी हैं, तो वो आपसे सवाल पता क्या पूछेगा, वो पूछेगा आप मुल्तान से हैं या लाहौर से हैं। क्योंकि ये मैं बात आपको बताता चलूं कि बाकू में लाहौरी मोहल्ला भी है और वहां पे मुल्तान सराय भी है। तो ये इतने ज्यादा हम इंटीग्रेट रहे हैं, लेकिन वहां पे मुझे इस तरह प्यार किया जाता है कि जैसे मैं उनका वाकई ही भाई हूं। यानी कि हमारे जो इनके साथ बायलैटरल रिलेशन है, एक बात बड़ी अहम है, अगर आप इजाजत दे तो वो ही मैं ऐड करता चलूं कि नगोर्नो कराबाख के ऊपर जो रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन का, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह नगोर्नो कराबाख को आजाद कर लिया गया है, वो जो रेजोल्यूशन आया था, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं था, उसका राइटर था, को ऑथर था। वो जो रेजोल्यूशन था वो आज जो 3 ममालिक इकट्ठे आज को आपको इस मीटिंग में नजर आए, वो पाकिस्तान और तुर्की ने वो को ऑथर किया था आज़रबाईजान के लिए। तो ये है हमारे वो रिलेशनशिप। हुआ ये कि पिछले 20 साल मैं कहूंगा, अगर इजाजत अगर आप मुझे दें, हुआ ये है कि पाकिस्तान देखिए हमेशा जो फॉरेन अफेयर्स के डायमेंशन है वो बदलते रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो सीपैक से नजर आ रहा है, और सीपैक जो है वो यूरेशिया का एक बहुत बड़ी हकीकत है और हम उसका फ्लैगशिप है, इसलिए हमें यूरेशिया की तरफ हमने देखना शुरू कर दिया है। दिस इज वेरी गुड। हमने 20 साल ये जाया किए हैं। आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं, मैं बात कर रहा हूं 90s की, ये पाकिस्तान ने को ऑथर किया था। पाकिस्तान और तुर्की की वजह से आज़रबाईजान का नगोर्नो कराबाख का जो इशू था वो यूनाइटेड अपना नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था। तो ये रहे हमारे रिलेशनशिप। और अगर आज की मीटिंग के बारे में आप पूछना चाह रही हैं, तो मैं इस मीटिंग को इंतहाई ज्यादा जो है सूदमंद समझता हूं, क्योंकि एक लल आ गया हुआ था, मैंने आपको पहले बताया 20 साल का, और फिर एक लल आ गया था 4 साल का। आखिरी मीटिंग 30 नवंबर 2017 को होती है और आज जो है वो आप देखेंगे जनवरी 2021 को हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारी एक अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट का ऑफ कोर्स जो क्रेडिट गोज टू आवर फॉरेन ऑफिस एंड ऑफ कोर्स आई मीन द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये होगी कि हमें चाहिए कि जो इस तरह लल आ जाते हैं बीच में, अब वो ना आए, क्योंकि इस वक्त जो अभी ये जो नगोर्नो कराबाख का इशू हुआ, पाकिस्तान के झंडे आपको बाकू के तकरीबन हर गली में नजर आए, और यहां तक आर्मीनिया ने हम पे इल्जाम लगाया कि हम शायद पाकिस्तान वह फिजिकली मौजूद है उनके साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि हम भाई हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान हमेशा आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहा है। और मुझे जब वहां से तस्वीरें आती थी, मेरा ऑफिस भेजता था, मुझे इतनी खुशी होती थी कि वहां पे तकरीबन कोई ऐसा इंटरसेक्शन या जिसको चौक नहीं था जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के झंडे इकट्ठे ना लगे हों। बिल्कुल सही है सर। जैसे कि अभी आगा साहब फरमा रहे थे कि एक बड़ी उन्होंने हिस्ट्री बताई है सारी। सर जब आवाम में भी मोहब्बत है, फिर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी नज़र में भी हमारे मफादात एक हैं, तो सर इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है फर्दर फ्यूचर में या मुस्तकबिल करीब में, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली इसको बेस्ट करने के लिए, दिफाई तौर पर एक दूसरे को मजबूत करने के लिए? देखिए, वी कैन नॉट री इन्वेंट ए व्हील। ये जो हर हमारे तासुर होता है ना कि आज से पहले पता नहीं कोई ये पत्थर का जमाना था, ऐसा नहीं है। कल भी लोग जीते थे, आज भी जीते हैं और कल को भी जिएंगे। 88 में तो सोवियत यूनियन टूटा है, यानी 88 तक तो
हमें यही नहीं पता था कि हम उधर की सांस भी ले सकते हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। 88 में जो है वो बर्लिन वॉल गई, ये टूटा, तो उससे पहले क्या यहाँ पे मतलब चोर नालो पंड काली। सही। सो द थिंग इज कि ये बात जो है, ये बर्फ जो पिघलती है, ये एक होते हैं जो अपने अपने जो परसेप्शन होती है वो जो है रियलिटी से भी बढ़ के होती है, और जो आपके इमेजेस बने हुए हैं वो बरसों के बने हुए होते हैं। सही। वो ऐसे नहीं होते हैं कि बर्फ डाली तो पिघल जाएगी, वो तो उसको पिघलते पिघलते जनरेशन लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपने बिल्कुल सही कहा, और बागा साहब ने भी सही कहा कि हमारा जो हमारे मुफादात जो थे, और जैसे जैसे मुफाद बदलते हैं आदमी की पॉलिसी बदलती Exactly. है। नथिंग इज परमानेंट, सो द मोस्ट परमानेंट थिंग इज चेंज। सही। सो इसलिए अब जो अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी थी, अब ये मौका नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन इससे मैं आपको ये बता दूं कि कभी और प्रोग्राम अगर करेंगे कोई फॉरेन पॉलिसी जो पे, तो मैं बताऊंगा कि इस ऑप्शन पे भी कितने लोगों ने जाने दी, सही। जिनमें आपके बड़े बड़े मोतबर लोग शामिल हैं। बिल्कुल सही। तो और मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इस मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही। कि उनको टारगेट किया गया कि उन्होंने ये सोचा था ये ऐसे हो, तो अब ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है, अगर हम उसको रियलाइज करें, सी पैक जो है, हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली सी पैक को एक जो स्टडी और एक जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी, बहुत पहले वो जो था, लेकिन हमारे अपने इकोनॉमिक हालात भी थे, कुछ कोरोना आ गया, कुछ ये जो है, सी पैक के बगैर ये हमारी सारी पॉलिसी धड़ाम से गिर जाएगी। बिल्कुल सही। सी पैक जो है ना, जैसे जंजीर है, आप ये देखें, एक तरफ शंघाई है, पैसिफिक ओशन है जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ गवादर है, अरेबियन सी है। एग्जैक्टली। तो आपने तो इंडिया की गर्दन के ऊपर से ऐसे हाथ डाल लिया है, सही कह रहे हैं आप। यानी ये शंघाई और ये गवादर, ये इंडिया। जी बिल्कुल। तो जो आप ये समझें कि ये अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है ऐसा ही। आपको, इसको जाया ना करें। ये आपसे इसलिए लिंक है कि वही सिल्क रूट को एक कन्वर्शन हो गई है। ये सिल्क रूट ये नहीं था, और ये भी नहीं है कि चाइना बाय रोड लिंक है स्पेन से भी। आज बिल्कुल सही। चाइना से ट्रेन स्पेन जा रही है। बिल्कुल सही। लेकिन मुसलमान ममालिक को मैं ये नहीं कह रहा था कि खुदा न खास्ता आज ये आर्मेनिया या ये अजरबैजान को सेंट्रल एशिया का हिस्सा हो गया है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ ऑफ इस्लामिक स्टेट कह लें, वो जो 12 स्टेट्स थी, उसमें कोई मसलन ये जो उज्बेकिस्तान है वो भी शामिल है। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो ये जो थी, मकसद ये था कि जो रूस के आने से पहले जो समरकंद और बुखारा तक जो थे लोग, जी। उन सबको मिला के जो उनको आज तो वहां लोग मतलब नमाज को भी नहीं जानते। बिल्कुल सही। तो अब ये जो है, अब हालात बदल चुके हैं। अब लोग जो हैं ये एक रिवाइव कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है हमारा, माशाल्लाह, इसको हर कोई वेलकम करता है। बिल्कुल सही। और मैं ये यकीन है मुझे कि इससे ना सिर्फ ये कि हमारे तजारती ताल्लुकात हो गए, द फैक्ट इज कि टर्की जो है वो एक उसका जिस्म अगर एशिया में है तो एक टांग यूरोप में है। बिल्कुल सही। और जब टर्की जब अगर पहले अगर वियना तक पहुंचा था, तो उस वक्त उसकी कौन मदद कर रहा था भाई? ना तो अमेरिका था उस वक्त, बिल्कुल सही। ना रशिया था। उस वक्त कौन मदद कर रहा था उसकी? हम लोग जो है ना, हम बहुत ही वो एक किस्म का अपने आप को कंडेम करने में बड़े जल्दबाजी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक रिवाइवल जो है, इसके मल्टीपल हैं। जैसे जैसे दरख्त जब फूलता उगता है और जब बहार आती है तो फिर शगुफे जो फूटते हैं, ये वो हालत है। बिल्कुल सही। इसमें ये नहीं है कि कौन पानी दे रहा है। ठीक ठीक। वो दरख्तों के शगुफों की बहार देखें आप। सही है। सही सर, एक और बड़ी अहम बात जो पहले भी हम कर रहे थे, मकबूसा कश्मीर की, हमने पहले भी देखा अर्दगान साहब ने इसके ऊपर बात की और बड़े उस वक्त भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। आज भी इसके ऊपर बात हुई है। तब जब उन्होंने बात की तब इंडिया की तरफ से बड़ा नाराजगी का इजहार हुआ था। तो सर ये कहाँ तक तकवीयत पहुंचाएगा इस मसले को हल करने के लिए?
देखिए, इस मसले को हल करने के लिए तो एक मुसलसल काम करने की जरूरत है। कोई एक दिन में, 2 दिन में ये सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। दुनिया के 2-3 मामलात ऐसे हैं ना जी, जिनको आप यूं समझे कि जिस तरह वो पैदा किए गए उसी तरह से उन्होंने हल भी होना है। बिल्कुल सही। और वो हल होते अगर अभी नजर नहीं आ रहे, तो उसमें अगर हम अपनी एक तसलसल रखते हैं तो उसमें यकीनी तौर पे उसमें हम हालात को बेहतर करने में कामयाब हो सकते हैं। सही। हमें देखिए, हमें सपोर्ट पहले मिलती थी मिडिल ईस्ट से, हमारे जितने दोस्त थे, अरब ममालिक थे, वो सारे हमें सपोर्ट करते थे। ठीक। फिर उनकी अपनी मजबूरियां भी कुछ आड़े आ गई, कुछ जो भी हालात हमें बनते नजर आए वो अपनी जगह पे रह गए, लेकिन हमने अपने अपने लिए नए डोर ओपन किए हैं। और हमें वहां से, मलेशिया से, हमें टर्की से, हमें इन मुल्कों से, इंडोनेशिया से हमें सपोर्ट मिलती है। हम FATF जैसे चक्कर में क्यों फंसे हुए? कश्मीर की वजह से। बुनियादी तौर पे तो ये भारत की साजिश है जिसकी वजह से FATF भी है। तो इस मसले को कश्मीरी अवाम की जो एक स्ट्रगल है उसमें एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक जितना सपोर्ट किया है, हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट उनके लिए कम रही है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की सपोर्ट कभी कम रही है। पाकिस्तान ने हमेशा, हमें तो जंगे तक जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ी है। भारत की जारहियत को बर्दाश्त करना पड़ा है। 48, 71, 65, तो कितने ये मौके जो है हम पे मुश्किल वक्त जो है ना वो अभी आए। अभी भी जब कश्मीर में कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है। सो पाकिस्तान और कश्मीर, मैं ये समझता हूँ कि भारत एक लफ्ज बोलता है अटूट अंग का। जी। मैं समझता हूँ अटूट अंग हम हैं, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी अवाम, हम अटूट अंग हैं, हम एक दूसरे का एक हिस्सा है। तो उसमें पाकिस्तान अपने इन दोस्त मुल्कों की मदद के साथ जो कुछ भी कर रहा है उसमें यकीनी तौर पे उनकी सबसे पहले तो हमने जो उन पे पाबंदियां हैं, जिस तरह उसका स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई है, इसको वापसी की तरफ लेके जाना है। कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी, कुछ चीजें आप दुनिया को मजबूर कर सकते हैं किसी वक्त, कुछ चीजें देखिए बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। जैसे अभी बात जब ऐसा ये कर रहे थे कि CPEC है, CPEC पाकिस्तान के लिए नहीं, CPEC मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए बहुत अहमियत रखता है। सही कह। आपको याद होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती जब वज़ीर आला थी वहां पे, तो उन्होंने और फिर फारूक अब्दुल्ला ने, इन लोगों ने भी कहा कि हमें भी CPEC का हिस्सा बनाया जाए। तो भारत के लिए मुझे जो लगता है आज कि अगर भारत ने वहां स्टेटस चेंज किया, ये जो कुछ भी किया, इसमें उसका ये डर खौफ भी शामिल था। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान के पास देखिए, अब भी पाकिस्तान को अरब मुल्कों से सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान को तुर्की से, मलेशिया से, चाइना से सपोर्ट मिलती है। हम इन ममालिक की सपोर्ट के साथ कश्मीर के मसले को इंशाअल्लाह ताला हल कराने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़े भी हैं और ये स्टेप बाय स्टेप है। ये अलग बात है कि भारत ने कोई इकदाम उठा लिया, अब वो इकदाम जो है इसको आप ये नहीं कर सकते कि आप उसमें फौरी तौर पे ये कहें कि आज के दिन में या एक दिन में इसको वापस किया जाए। लेकिन भारत ने उसमें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों जब ये वाकया हुआ था लास्ट ईयर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भारत ने अपने आप को मुश्किल में फंसाया है। तो यकीनी तौर पे भारत ने मुश्किल में फंसाया है। पाकिस्तान ने बस, मैंने एक चीज पे जिस पे मैं कहता हूँ कि आप अपनी खारजा पॉलिसी के दरवाजे जो हैं इनको जितना वसी कर सकते हैं उतना करें, जिस मुल्क तक पहुंच सकते हैं उस तक पहुंचे, और जितने बासर इस मामले में मुल्क हो सकते हैं उनके साथ आप मुसलसल निगोशिएट करें, तो यकीनी तौर पे आप कश्मीर का मसला हल करने में आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी इंशाल्लाह। एक लफ्ज मैं जरूर कहूंगा कश्मीर पे, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट चाइना जब चो एन लाई जिंदा थे। जी। मुझे उनके अल्फाज अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक्सेप्ट पाकिस्तान। सही, बिल्कुल। और कोई आपको फ्री लंच नहीं देगा। मैं एग्री नहीं करता हूं कि हमें फ्रांस से ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। भाई आप देखिए, कश्मीर अगर ये चाय कोई लाए ना, चाय जो बनेगी लाएगी तो फिर चाय आएगी। मैं चाय करता रहूं, चाय नहीं आएगी। कश्मीर को पाकिस्तान के अलावा और कोई हल नहीं कर सकता है। और ये सब कंटिनेंट दोनों, आप ये देखिए, इसमें एक कोई थिंकिंग वाली बात है। पाकिस्तान 23 करोड़ अवाम है, सब कंटिनेंट में इस वक्त 75 करोड़ मुसलमान हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप उधर जाके देखते हैं तो सारी दुनिया की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ये जो है ना, कश्मीरियों को भी और खुद इंडिया में उनको भी उम्मीद है, पाकिस्तान से उम्मीद है। बिल्कुल सही। मतलब ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता टर्की या मलेशिया या अरब मुल्कों की एक पावर तो होती है ना आपकी। मेरा मतलब है कि आपको जब लड़ाई हो जाती है, सपोर्ट चाहिए। जब लड़ाई
होती है तो कोई शोल्डर क्राई करने के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मसला हल हो जाता है। चले सर, एक कोशिश तो होती है, एक स्ट्रेंथ बनती है। जी जी, मैं समझ गई, मैं अंडरस्टैंड कर, हम माशाल्लाह हम टर्की के साथ हैं, टर्की हमारे साथ है, और मैं समझता हूँ आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो नए दरवाजे जो हैं, हमें वो दरवाजे खुल रहे हैं। सही सर, आगा साहब का भी इस पे कमेंट लेते हैं। आगा साहब, आर्मीनिया की अगर हम बात करते हैं तो एक उनका जो डिप्लोमेटिक टाई है उनका इंडिया और रशिया के साथ है, तो आज़रबाईजान जो है उनका हाल ही में आपने देखा कि उनके साथ जो भी इशू हुआ उस हवाले से भी, और फिर आज़रबाईजान और टर्की का जो कश्मीर को लेकर स्टांस है उसके ऊपर एक पाकिस्तान को तक़वियत मिलती है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी नजर में कितना सूदमंद साबित होगा? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि हम एक चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो हम मेरे ख्याल में हम जो आज की मीटिंग है जो अपना हुई है उससे बाहर से बाद में बात कर ले। जो आज की मीटिंग के हमें प्रोस्पेक्ट्स मिले हम उस पर ज़्यादा बात कर लें, मैं उसी में बात करूँगा, उसके अंदर रहते हुए बात करूँगा। देखिए, आज का जो कम्युनिके जारी हुआ है उस पर फिर वही बात हुई है कि जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है और उसके बाद जो OIC की मीटिंग हुई है उसने जो स्टेटमेंट की है उसको अपने सब ने सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा है कि आज की उसमें जो कम्युनिके में कि हमें इसको लेके आगे बढ़ना है, और कश्मीर में जो मुसलमानों से ज्यादती हो रही है और जो उन्होंने वर्ड जो इस्तेमाल किए हैं, पर्च किया जा रहा है, उनको पे प्रोटेस्ट किया है तीनों ममालिक ने। इस पर आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप में हमारे साथ, बुरा ना मनाइएगा, उस जमाने में सिर्फ आज़रबाईजान खड़ा हुआ था आज से 2 साल पहले, और उस कॉन्टैक्ट ग्रुप की वजह से जो अब ये OIC की मीटिंग हुई है उसके जो है मिनट्स के ऊपर कश्मीर आया था। आज़रबाईजान ने आज से 2 साल पहले भी जितनी स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा हुआ था वो आज़रबाईजान था, और उस कॉन्टैक्ट ग्रुप में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कजाकिस्तान और मलेशिया भी थे, और बाकी कुछ ममालिक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जो हमारे साथ नहीं खड़े हुए थे। ये वो ममालिक है जो हमारे साथ खड़े हुए थे। अब आज आपने मुझे आर्मीनिया वाला बाकी अब पूछिए बात। देखिए, आर्मीनिया के जो तल्लकात रशिया के साथ हैं, तो आप ये मत भूलिए कि आज़रबाईजान के भी रशिया से उतने ही अच्छे तल्लकात हैं। आर्मीनिया के तल्लकात जो बढ़ते हुए हमें नजर आए हैं इंडिया के साथ, वो आप कह सकते हैं कि इतने ज्यादा स्ट्रांग होते गए हैं पिछले 1.5 साल में कि इंडिया ने जो एक आप कह सकते RPGs हैं और जो मनोवरेबिलिटी जो व्हीकल्स हैं बॉर्डर मनोवरेबिलिटी की, वो आर्मीनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की हैं, और बाकी जो असला फराहम कर रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा है। लेकिन अब ये बहुत लेट हो गया, इंडिया इस गैम्बट में बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि अब निकारागुआराबाग आज़ाद करवाया जा चुका है। तो इसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमें मुकम्मल तौर पे इस एरिया में, ईस्टर्न यूरोप में नाकाम होती नजर आई, क्योंकि वो आर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ। और वो आर्मीनिया के साथ क्यों खड़ा हुआ, इसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो शायद बुग़्ज़ में खड़ा हुआ क्योंकि आज़रबाईजान हमेशा और हमेशा और हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ बाजू बन के साथ रहा है, और शायद इंडिया ने उसको, और आपको याद है कि आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडियन न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की फौज फिजिकली मौजूद हैं उसमें आज़रबाईजान में, जो मुकम्मल एक इल्जाम था, वो एक प्लान साजिश थी बेसिकली, जो आज़रबाईजान ने आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह शिकस्त दी थी, शिकस्त से फाश दी थी उसको आर्मीनिया को, उसने उसको आप समझिए कि मट्टी में डालने की कोशिश की कि जी ये अकेले तो नहीं थे इनके साथ, तो हाँ, बल्कि पाकिस्तान के अलावा उन्होंने तुर्की का नाम भी लिया, यानी कि उन्होंने ये कहा कि आज़रबाईजान की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान भी साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं उस साइड से। मीनिंग बाय ये बताता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको, निकारागुआराबाग की जो फतह हुई है, और अल्लाह ताला ने जो हमारे अज़ीरी भाइयों को उनकी जो अपना वापस की है ज़मीन। आप इजाज़त दें, एक चीज़ मैंने अभी फारूकी साहब ने एक बात की तो उसमें मुझे एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के दरवाजे हमारे बहुत खुले हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि मैं एक स्टेट ऑन टेलीविजन पे बैठा हुआ ये बात कर रहा हूँ, ये बात कतई दुरुस्त है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने उन एरियाज में जिनमें पिछले 10 साल में 20 साल में आप कह सकते हैं स्टेग्नेशन थी, उनको डेफिनेटली टच किया है और उससे हमें फायदा भी हुआ है। हाँ,
ये बात मैं कथित तौर पे मानता हूं, और ये मेरी बिल्कुल जाती राय है और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि बहरहाल पाकिस्तान को अब अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके एक यूरेशिया पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मिड और देखिए ये तीनों ममालिक जो हैं, जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं यानी कि उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्रिटिकल डेवलपमेंट है इंक्लूडिंग इजराइल एंड अदर इशूज, उसमें तीनों ममालिक जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे इमीडिएटली इफेक्ट होते हैं। तो ये नहीं है कि आज की मीटिंग में एक तो है कि जो हमारे पास कम्युनिके आया है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है उस कम्युनिके से आगे भी आज कुछ बातें हुई होंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो शक्ल है वो बदलती जा रही है। और जो अमेरिका में अब नई गवर्नमेंट आई है, ये कि ट्रंप के बाद जो अब गवर्नमेंट आई है, क्या वो मिडिल ईस्ट की वो ट्रंप की पॉलिसी जिसमें उसने यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था अपना, यानी कि आप कह सकते हैं अपनी एम्बेसी, क्या उसको कितना कुछ साथ लेके चलेगी? और क्या उन दो तीन मुसलमान ममालिक जिन्होंने रिसेंटली अपने यानी कि तल्लुकात बढ़ाए हैं ट्रंप के कहने के ऊपर इजराइल के साथ, उनका क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है? और जो भी अब नई अमेरिकन गवर्नमेंट आएगी उसने जो भी एक्शन लिया, यस में या नो में, उसका इमीडिएट जो इफेक्ट है वो टर्की में तो होना ही होना है। तो ये बात ये है कि ये तीन ममालिक जो हैं, ये एक नए, मैं फिर वही कहूंगा कि काइंडली ब्लॉक लिस्ट ना कीजिएगा, एक इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, और इनको ये लगता है कि इनका फ्यूचर शेयर्ड है, जैसे कि इनका पास्ट, जैसे कि यहाँ हमारे दोस्त बैठे उन्होंने कहा वो भी शेयर्ड था, वी हैड ए कॉमन पास्ट एंड वी हैड ए शेयर्ड फ्यूचर। तो ये बेसिकली आज की जितनी मेरे पास अभी भी मेरे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यानी कि मैं अभी वो स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो बाकू से रिलीज हुई है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो सेकंड ये अपना मीटिंग हुई है, इसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की का एक शेयर्ड फ्यूचर है, और इसमें हमें इकट्ठा काम करना है, और अगर इसमें हमें डिले भी नहीं करना है। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि जो इसकी थर्ड राउंड है वो बहरहाल उसको 2022 में हो जाना चाहिए, बीच में 4 साल का लल नहीं आना चाहिए। जावेद साहब, अगर आज के इजलास की हम मिनट्स की, जैसे आगा साहब भी कह रहे थे, उस पर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिकली अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, तो ये तीन मुल्कों की जो ममालिक की जो यूनिटी है, क्या ये इकोनॉमिकली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने में एक दूसरे को कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे कि हम लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम उनके साथ पेट्रोलियम मसनूआत को इम्पोर्ट करें और उनकी दिफाई सामान की में इंटरेस्ट है। देखिए, टर्की जो है, हम तीनों मुल्क में से इस वक्त पाकिस्तान और टर्की माशाल्लाह वो साउंड फुटिंग में है, सही है, टेक्नोलॉजी में भी और जो फ्यूचर एडवांसमेंट है उसमें भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कहते हैं ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। सही। हमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो इस तरह करनी चाहिए कि अगर बाकू के साथ हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो हमने उनसे कोई वो समरीन तो नहीं लेनी है ना, जो उन्होंने छोटी रखी हुई है, छोटी छोटी समरीन। जी जी। हम बाकू की पर कैपिटा इनकम हमसे तकरीबन 4-5 गुना है, तो वहां पे बेशुमार अपॉर्चुनिटी है वेरियस सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर्स में। तो वो जो एवेन्यू खुलते हैं, जब बिजनेस होती है तो फिर आपके ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा फोकस जो है, बजाय ये कि इकट्ठे नमाज पढ़े आज़रबाईजान और हम, यू सी, वो तो भाईजान है ही। जी जी। हमें अपने इकोनॉमिक सेगमेंट को वो जोर देना चाहिए, हमारे ताजर हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि वो जाके वो जितनी गुडविल पैदा करते हैं शायद हमारे फॉरेन ऑफिस उतनी गुडविल नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं जरूर पाकिस्तान ने और बाकू ने और ये सब लोग जो है अपने सारे इंटरेस्ट कवर किया। रहा कश्मीर का मामला, तो कश्मीर के लिए हम ना सिर्फ उनके ममनून हैं, हमें और भी सपोर्ट चाहिए। हम उनके ममनून हैं और इसी तरह हम भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक रिलेशंस की है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आज आज़रबाईजान में हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मेरा ख्याल है कि उनके लिए दरवाजे जो है वो उनकी तरफ से खुले हैं, और हमें जो है उसको पुश करना चाहिए और अपने लोगों को पुश करना चाहिए कि वो बाहर जाएं। और मैं समझता हूं कि जूं हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो मजबूत होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो उतना ही आपकी जो है कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। सही। इसलिए एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि ये एक नई फीलिंग को
जो सेंस ऑफ जो है ना कंपेनियनशिप, उसको जन्म देती है चीज। सही। जब आपके कोई मेहमान आता है या दूसरे, तो ये जो आती है ना, ये खुशबू जो बजाते खुद कौमों के लिए जी जी। ये बड़ा जरूरी होता है। तो ये ना सिर्फ ये देखना कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, द फैक्ट इज कि हम आपस में जो है उसकी बजाय हमें बड़ी खुशी होती है और मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है कि ये भी अपना चचाजाद भाई उधर भी है। जी बिल्कुल सही। इसलिए मैं समझता हूं कि हर एंगल से ये बहुत फायदामंद विजिट है। और जैसे आगा साहब ने फरमाया कि इसको यानी इसकी ड्यूरेशन जो है, मैं तो कहता हूँ ईयरली हो। बिल्कुल। वाई आफ्टर 3 years? एग्जैक्टली। इसको ईयरली होना चाहिए। हम कांटेक्ट ग्रुप ऐसा बनाएं कि ईयरली इसका हम एवेल्युएट करें कि भाई कहाँ पीछे जा रहे हैं, कहाँ तेज जा रहे हैं। सही। और इसके अलावा जो अपनी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उसको डेवलप करें ज्यादा, ठीक है, बजाय सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप करने के। और दूसरा, सी पैक के लिए यानी वॉट एवर गवादर इज, आई एम फ्रॉम द नेवी, आई नो कि चाइना सीधा जंप करे तो अफ्रीका है, दाईं तरफ मुड़े तो गल्फ है, मिडिल ईस्ट है। इसलिए ये जो वो अपनी जगह, बट वी मस्ट रिमेंबर कि जिस तरह तुर्की गेटवे है यूरोप के लिए, इसी तरह अफगानिस्तान है गेटवे हमारे लिए। इसलिए हमारे जो प्रायोरिटी है कि वी मस्ट मर्ज, यकजान दो कालब अफगानिस्तान के साथ हमें होना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। सर इसी बात पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी अफगानिस्तान के हवाले से। क्या उस इन तीन ममालिक की तो हम बात कर रहे हैं, जाहिर है कि यूनिटी है और होपफुली रिटर्न मुआहदे भी होंगे, एजुकेशनल भी बात हुई है कि स्टूडेंट्स को जो है वो तालीम हासिल करने उधर जाएं या इधर आएँ। उसके अलावा इकोनॉमिकली भी हम बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद बेहतर करने के लिए भी फ़ायदेमंद होगी ये हमारे जो। मैंने आपको बताया कि पूरी देखिए ये मुस्लिम वर्ल्ड का ये जो ब्लॉग बनता है ना, अगरचे आगा साहब ने ठीक कहा, वो मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि हमें ब्लॉग्स की सियासत जो है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जितने ज्यादा एवेन्यू आप अपने लिए ओपन रख सकते हैं उतने रखने चाहिए। और जिस मुल्क तक इवन जो आपके खित्ते में नहीं है, दूर कंट्रीज हैं, उनके साथ भी आपने अपनी खारजा पॉलिसी को वुसअत तो देना होती है। सही है। तो ये जितने भी आप इकदाम इस वक्त पाकिस्तान उठा रहा है इस रीजन में, और तुर्की तक जो है, अब तुर्की का एक ये मतलब समझे कि एक बैकग्राउंड है, तुर्की की हिस्ट्री है कि वो इस पूरे रीजन में उसका माजी एक रहा है, उसका एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसका इन्फ्लुएंस अगर अजरबैजान में है तो उसका इन्फ्लुएंस जो सेंट्रल एशिया में भी है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान में भी है। फिर जैसा जावेद साहब ने कहा, ये ठीक बात है कि पाकिस्तान भी बहुत हम पल्ला है, लेकिन इकोनॉमिकली क्योंकि मुआशी एतबार से तुर्की जो है उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपना मुआशी सफर तय किया है और वो एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आए हैं। मजबूत मुल्क होने, मुआशी तौर पे मजबूत मुल्क होने का फायदा ये होता है कि आपकी पॉलिसियां जो हैं वो आज़ाद हो जाती हैं, प्रेशर से फ्री होती हैं, जाते हैं। हमें कई मामलात में जहां मसले से काम लेना पड़ा, जैसे अभी हम बात करते हैं अपने मिडिल ईस्ट के ताल्लुकात की, जैसे हम अपने नेबर में बात करते हैं, हमसाया करीबी ममालिक में बात करते हैं इस्लामिक कंट्रीज की, कि उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट शो किया दूसरी तरफ, तो हमें फिर अपने लिए ये तमाम जितने ये ममालिक हैं उनकी तरफ हमें जाना है। अफगानिस्तान का मसला जो है, अफगानिस्तान बुनियादी तौर पे देखिए जैसे कश्मीर की बात हो रही थी कि कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान, जवाहरलाल का उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा पाकिस्तान ही इसको हल कर सकता है। सही। हम अफगानिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते। सही। हम अफगानों ने खुद अपना मसला हल करना है। हम उस मसले के हल में मददगार हो सकते हैं। ठीक है। तुर्की उसमें मददगार हो सकता है, पूरा सेंट्रल एशिया जो है उसमें मददगार हो सकता है, अजरबैजान उसमें मददगार हो सकता है, ये तमाम कंट्रीज जो है ना। अच्छा, मैं फिर ये कहता हूं कि हमारे बहुत से मसाइल जो हैं, मैं फिर किसी तासुब में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे बहुत से मसाइल जो हैं उनकी बुनियादी वजह भारत है। वो उसकी एक पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी में वो जैसे आर्मीनिया के भी हम बात की, जो आर्मीनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई हो रही थी, तो उसमें बाद में ये पाकिस्तान को ये इंडियन मीडिया जो था, और मैं उनका सोशल मीडिया भी देखता रहा, वो कहते पाकिस्तान को ड्रोन मिल जाएंगे वही जो अजरबैजान में उनके पास है, और एक तरफ उनके पास वो होंगे, एक तरफ अपने तैयार किए होंगे, एक तरफ चाइना के तैयार किए होंगे, तो पाकिस्तान को ये वेपन भी मिल जाएंगे और ये पाकिस्तान। तो इस तरह से वो मतलब हमारे जो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसमें से इस तरह वो खौफजदा भी होते हैं। बिल्कुल सही। सो अफगान पीस प्रोसेस जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए जहां पाकिस्तान इतनी कोशिश कर रहा है, जहां बाकी ममालिक इसमें कोशिश कर रहे हैं, और मुझे जो आने वाले मामलात हैं
इसमें मुझे ये लगता है कि इस तरह की मीटिंग्स हमारी जो हो रही हैं, इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एक चीज है वो ये है, अफगानिस्तान में एक तब्दीली आने वाली है और वो तब्दीली जो आएगी वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी मुस्तकबिल में खित्ते की सियासत पे। बिल्कुल सही। तो इस खित्ते की सियासत को किस हद तक अपने कंट्रोल में रखना है, अपने खिलाफ नहीं जाने देना, ये इसमें मेरा ख्याल है ये मीटिंग्स जो है इकोनॉमिकली यकीनी तौर पे इसमें बहुत फायदा है। आप अपनी रिलेशनशिप जो है वो जो अवामी सतह पर है इसको मैक्सिमम बढ़ाएं, तजारती सतह पर बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जितना इन चीजों को हम बढ़ाएंगे उतना ही कंट्री को फायदा होगा। लेकिन जो अफगान पीस प्रोसेस है उसमें ये मुलाकातें भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगी और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इस पूरे रीजन में वो बहुत ही ज्यादा, इवन सीपैक की जब बात करते हैं तो सीपैक के को भी आप मुस्तकबिल में महफूज बनाने के लिए आपको अफगानिस्तान में एक अमन चाहिए। सही। लेकिन एक बात मैं ये देखिए, जहां तक हम कोई इंडिया ऑब्सेस्ड हैं, इंडिया ऑब्सेशन से जान छुड़ाएं। सही। कावां दे कहना टगे नहीं मरते। सही। ये इस लैंड की बॉडी तो सब जानते हैं ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये 24 घंटे जो इंडिया सेंट्रिक है, ये जो है हमने अपने ऊपर जो खोल चढ़ा रखा है। आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है वो जितना हमसे खाइफ हैं वो आप अंदाजे नहीं कर सकते दुनिया में। देखिए अभी बाकू है, ये अजरबैजान है, इनके पास मिजेट सबमरीन है। सही। अभी इंडिया ने वो हमें मिजेट सबमरीन पाकिस्तान नेवी के पास है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि वो नई मिजेट आ रही है तो इंडिया में वो पूरा जनाब लंबे चौड़े आर्टिकल लिखे गए कि एक नई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बदल सही, जाएगी। बिल्कुल सही। तो वो तो ये ऐसे ही है ना कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों। सो द थिंग इज हमें वी शुड गेट रिड ऑफ बीइंग इंडियन। जो फोबिया हमारे सर पे है इसको उठा के फेंक, इसको हटाना चाहिए। आगे साहब इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? अफगान पीस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा जैसे हम उससे पहले बात कर रहे थे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किस तरह से हम कर सकते हैं इसको, और तीसरी बात ये कि जो आपने भी बात की, फिर जावेद साहब ने भी बात की कि गैप नहीं आना चाहिए और इसको रैपिडली अब होना चाहिए। तो उसके लिए इन तीनों ममालिक को क्या करना चाहिए? रिटर्न जो है मुआहदे वो होने चाहिए और इसको फिर कंटिन्यूस किस तरह से होना चाहिए ताकि गैप ना आ सके फर्दर इसमें? देखिए जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूं। पहले तो आपने अफगानिस्तान की बात की, तो फिर मैं आज ही की मीटिंग के पैरामीटर में आऊंगा कि आज ही का जो कम्युनिके जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है उसको सब फिर से एक दफा रिफ्रेम किया है, सपोर्ट किया है इन तीन ममालिक ने, कि जो जिसके बीच में ये साफ लफ्ज लिखे हुए हैं जो खालिद फारूकी साहब ने भी कहे हैं कि अफगान लेड, यानी कि अफगानिस्तान में जो भी पीस प्रोसेस होगा वो फॉर बाय अफगान्स होगा, अफगान लेड होगा, अफगानों ने खुद करना है। तो आज के इस कम्युनिके में भी फिर वो जो है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस को उसमें साइट किया गया है। और टेक्निकली स्पीकिंग देखें कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द इस्तांबुल, मीनिंग बाय द तुर्की वाज देयर एंड दिस वाज अ तुर्किश इनिशिएटिव। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, आप ट्रेड की बात कर रहे थे, तो मेरे जो दोस्त बैठे हुए थोड़ा सा मैं उनको इसमें एक चीज़ एडिशन करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि जहाँ तक ट्रेड की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान से मशाक खरीदता है और वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे JF-17 थंडर में बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये भी जो है यानी कि किसी एक आप कह सकते हैं कि हमें खुशखबरी किसी वक्त भी आ सकती है। उसके अलावा अगर आप जाए वहाँ पे अज़रबैजान जाए तो आपको पाकिस्तानी चावल के नाम से ही मिलेगा, वरना पाकिस्तानी चावल मिडल ईस्ट में इंडिया के नाम से बिक रहा है क्योंकि वो उनकी मोहब्बत और दोस्ती इतनी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी मार्केट में जाता हूं मैं पाकिस्तानी चावल अपना रिस कहते हैं, रशियन में इसको राइस को रिस कहते हैं, मैं पाकिस्तानी रिस हूं, वो मुझे उठा के पाकिस्तानी राइस का पैकेट दे देते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है कि वो पाकिस्तान का जो नाम है उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया वहाँ पे। यहाँ से आपका किन्नू जाता है, रेगुलर जाता है। और एक बात मैं और ऐड कर दूँ अपने दोस्तों के लिए, 2016, 17 और 18 इसमें 3 बहुत बड़ी एक्सपो हुई हैं पाकिस्तानी, यहाँ से ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज गए हैं, उन्होंने एक्सपोज किए हैं और वहाँ से उनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी आया है। और वैसे वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब एक आदमी रिटायर्ड हो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए।
हमारे एम्बेसडर्स अपना डॉक्टर सैयद मसूद होते वक्त थे। की कमी है, हमें क्लोजिंग की बस तरफ मैं जाना इतना ही है। कहूंगा कि आपका पॉइंट आ गया है और ट्रेड हमारी हमारी दुआ चल भी रही है यही और है कि बढ़ेगी। अल्लाह करे ये तीनों ममालिक का की जो यकजहती है, इनके आपस में जो मोहब्बत है वो कायम रहे, बल्कि और बढ़ती रहे और फायदेमंद हो, सूदमंद हो। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, आपने वक्त दिया डिस्कशन की। खालिद फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हेल्दी डिस्कशन रही। आगा इकरार हारून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी इसके अंदर बहुत अच्छा और हेल्दी तरीके से जो है उसको ऐड ऑन किया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।